नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत की हिस्सेदारी और विश्व लाभ के लिए दोहराई गई प्रतिबद्धताओं की। बताएंगे कैसे दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को बल देगा भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। यूएन महासागर सम्मेलन में भारत ने दोहराई समुद्री संसाधन रक्षा की प्रतिबद्धता। केन्या और पुर्तगाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में भारत सहित 130 देशों के नेता हुए शामिल। ग्रामीण क्षेत्रों तक विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराएगा डिजिटल स्टेथोस्कोप। रोगी की जांच को रिकॉर्ड कर दूसरी जगह भेज सकता है आईआईटी बॉम्बे के स्टार्टअप द्वारा विकसित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप। सोलर डिकैथलॉन इंडिया 2021-22 चैलेंज संपन्न अवार्ड समारोह में दिए गए पुरस्कार। जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए स्नातक और परास्नातक छात्र दल भवन निर्माण क्षेत्र में करते हैं नवाचार। और 75 साल में इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत बनाने वाले नवाचारों की यादगार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अग्रणी रहे विचारों और नीतियों को किया जा रहा है नमन। और अब खबरें विस्तार से। 27 जून से 1 जुलाई तक पुर्तगाल में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। केन्या के सहयोग से 5 दिन तक चले इस सम्मेलन में भारत सहित पूरी दुनिया के 130 देशों ने हिस्सा लिया और महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की रक्षा को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की संभावनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन में भारतीय पक्ष को रखा। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। मानव विकास के साथ जिस तरह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है, उसने कई तरह की चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। इसमें समुद्री इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है। अब पूरी दुनिया इन प्राकृतिक धरोहरों और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने पर जोर दे रही है। इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, जो केन्या और पुर्तगाल की मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया। 27 जून से 1 जुलाई तक चले इस 5 दिवसीय सम्मेलन में 130 देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ। इस मौके पर महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारत के प्रयासों को सामने रखा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत ने समुद्री और तटीय इकोसिस्टम, मैनग्रोव और मूंगा चट्टानों की रक्षा के लिए अनेक पहल, कार्यक्रम और नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं। The ocean, as all of us know, covers over 70% of the planet, supports our life source and that of every other organism on the surface of the earth. The ocean works as a huge reservoir of heat and plays an important role in moderating the weather and the climate. The ocean is also responsible for almost half of the oxygen inhaled and also plays a pivotal role in the carbon cycle. The ocean is also the home to most of Earth's biodiversity and is the main source of protein for more than 1 billion people around the world. And above all, the ocean is also key to our economy, with an estimated 40 million people getting employed through ocean-based industry in the years to come, precisely by the year 2030। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण बैठक से पहले भारत का बयान दुनिया के सामने रखा। इस मौके पर विदेश मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान और मत्स्य पालन, पशुपालन मंत्रालयों के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
ये सम्मेलन ऐसे समय पर आयोजित किया गया है जब संरचनात्मक परिवर्तनों और नवीन तथा हरित समाधानों की जरूरतों को पूरा करने में आने वाली अनेक चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक समुदाय को आश्वासन देता है कि वो भूमि, जल और महासागर के कम से कम 30% भाग की रक्षा करने और पर्यावरण और महासागर संरक्षण के वैश्विक समझौतों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और सतत विकास लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित समाधान प्रदान कर रहा है। Sustainable Development Goal 14 addresses some of the challenges faced by the life underwater. And India has taken several initiatives, programs, and policy interventions through different ministries and departments to protect the marine and coastal ecosystems, mangroves, and coral reefs. India partners with many countries in the areas of integrated ocean management and framework for marine spatial plans for sustainable development and conservation of our ecosystems. महासागरों की रक्षा के उद्देश्य से अपने तटीय स्वच्छ समुद्र अभियान के तहत भारत बहुत जल्द एकल उपयोग प्लास्टिक पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने जा रहा है। भारत की ओर से COP संकल्पों के अनुसार मिशन मोड में 30x30 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। महासागरीय संसाधनों का इस्तेमाल आज की जरूरत है। भारत ने ब्लू इकोनॉमी की राह खोलने के लिए डीप ओशन मिशन की शुरुआत की है, लेकिन इसमें हर तरह के पर्यावरणीय मापदंडों को ध्यान में रखा जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक स्टार्टअप कंपनी ने एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप विकसित किया है। इस डिजिटल स्टेथोस्कोप के माध्यम से बिना रोगी के नजदीक गए उसकी जांच की जा सकती है। DST और बायरेक के सहयोग से भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये आधुनिक स्टेथोस्कोप देश के दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी की समस्या को दूर करने में सहायक साबित हो सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हम सभी ने डॉक्टर का स्टेथोस्कोप तो जरूर देखा होगा, कभी न कभी उसके जरिए हमारा चेकअप भी हुआ होगा। फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर रेते लेनेक द्वारा 1816 में खोजा गया यह यंत्र समय के साथ चिकित्सकों की पहचान बन गया। इसका एक सिरा चिकित्सक कान में लगाते हैं, दूसरी तरफ लगे यंत्र के द्वारा रोगी के हृदय, फेफड़े, पेट आदि जैसी जगहों पर लगाकर अंगों की आवाज सुनते हैं कि वो नियमित तरह से कार्य कर रहे हैं या कुछ अनियमित ध्वनि आ रही है। इसके आधार पर पता चलता है कि शरीर में कुछ समस्या है। इसी स्टेथोस्कोप का अब नया रूप तैयार किया है भारतीय शोधकर्ताओं ने। IIT बॉम्बे की स्टार्टअप कंपनी आयु डिवाइस के शोध दल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एक उन्नत वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप विकसित किया है। डिजिटल रूप से कार्य करने वाले इस स्टेथोस्कोप के द्वारा चिकित्सक दूर से ही रोगी की जांच कर सकते हैं। इससे रिकॉर्ड किए गए डाटा एक रिपोर्ट के रूप में आएंगे जो डॉक्टरों द्वारा बीमारी की पहचान करने में मदद करेंगे। दिल की बीमारी जैसे बड़बड़ाहट, इसे बड़बड़ाहट डायस्टोलिक या सिस्टोलिक या निमोनिया में फेफड़ों की क्रैंकिंग आवाज कहते हैं। तो दिल और फेफड़ों दोनों की आवाज के लिए यह डिवाइस उपयोगी है और हमने इसे DST, बायरेक और IIT बॉम्बे की मदद से बनाया है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए आयुसिंग 2 प्रो नाम से एक डिजिटल यंत्र विकसित किया है जिसमें एम्पलीफायर और ब्लूटूथ सहित कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस यंत्र को सिर्फ सामान्य स्टेथोस्कोप में लगाना होता है और वायरलेस स्टेथोस्कोप तैयार हो जाता है। इसके द्वारा रोगी हृदय, फेफड़े, आंत, नाड़ियां और वाहिनियां आदि की आवाज को साफ तौर पर रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसे ब्लूटूथ के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। खासकर भारत के विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों में ये काफी कारगर साबित हो सकता है, जहां डॉक्टरों और विशेषज्ञों की काफी कमी रहती है। इसकी मदद से डॉक्टर शहरों या बड़े अस्पतालों में बैठे बैठे ही दूरस्थ इलाके के मरीज की जांच कर परामर्श दे सकते हैं।
and I have seen the difficulties in getting the healthcare facilities. मैंने देखा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना काफी मुश्किल होता है और इसी ने मुझे यह काम करने के लिए प्रेरित किया। भारत की आबादी जो कि ज्यादातर गांव में रहती है के लिए डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध कराना आसान नहीं है। इसलिए हमने एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिससे डॉक्टरों की संख्या की कमी को पूरा किया जा सके और शहरों के डॉक्टरों के साथ गांव के मरीजों को जोड़ा जा सके। From cities and to the patients in the villages. कोरोना काल के दौरान विकसित इस डिजिटल स्टेथोस्कोप ने चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और रोगियों सहित सभी को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने में काफी मदद की। इस दौरान आयु डिवाइस ने देश के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को ऐसे 1000 स्टेथोस्कोप उपलब्ध कराए। परीक्षणों के दौरान सफल रहे इस आधुनिक वायरलेस डिजिटल स्टेथोस्कोप के द्वारा महामारियों से सुरक्षा के साथ साथ दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा को आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। 1 जुलाई को सोलर डिकैथलॉन इंडिया चैलेंज 2021-22 अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। सोलर डिकैथलॉन इंडिया चैलेंज भवन निर्माण क्षेत्र के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का सामना करने की एक पहल है। इस प्रतिस्पर्धा के द्वारा स्नातक और परास्नातक छात्रों को किफायती बिल्डिंग सॉल्यूशन तलाशने में सक्षम बनाया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। आज पूरे विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। ये हमारे जीवन और आजीविका दोनों को खतरे में डाल रहा है। चरम मौसम की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। गर्मियों में भारतीय शहरों का तापमान हर बार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस जलवायु समझौते पर जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में योगदान के लिए भारत को राष्ट्रीय स्तर पर 2050 तक ऊर्जा मांगों को 50% तक कम करना है। साथ ही भारत ने आगामी दशकों में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनने का लक्ष्य भी रखा है। सोलर डिकैथलॉन इंडिया चैलेंज इन प्रयासों का अग्रदूत है। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मैक ऑर्थर फाउंडेशन और डिजाइनर बिल्डर सॉफ्टवेयर लिमिटेड द्वारा समर्थित कार्यक्रम है, जिसका संचालन इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के तत्वाधान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा किया जाता है। सोलर डिकैथलॉन इंडिया चैलेंज भारतीय संस्थानों के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को किफायती भवन समाधान तलाशने में सक्षम बनाता है। विभिन्न संस्थानों के छात्र दल रियल एस्टेट के साथ साझेदारी कर वास्तविक निर्माण परियोजनाओं के लिए नेट जीरो, एनर्जी, वाटर, किफायती और लचीला डिजाइन तैयार करते हैं। ये डिजाइन व्यावहारिक होने चाहिए। सोलर डिकैथलॉन इंडिया 2021-22 चैलेंज में भी छात्रों को हर तरह के भवनों के लिए जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने वाले डिजाइन तैयार करने की चुनौती दी गई थी, जिसमें चुने गए डिजाइनों और समाधानों को 1 जुलाई को एक समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया गया। पहले तो साइट हमने लेह में सिलेक्ट किया था। लेह का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता है, वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा होती है। तो एक कारण ये था कि बिना ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हुए घर में लोगों को कंफर्ट देना, तो उसके लिए हमने एक इनोवेशन चूज़ किया। बिकॉज थर्मल कंफर्ट जो ऑक्यूपेंट्स रहते हैं, जो घर में रहने वाले होते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्राइम इम्पॉर्टेंस होता है। और फिर एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन सेकेंडरी पर्पस होता है व्हेन वी आर लुकिंग एट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स। तो फिर जो कंफर्ट के लिए हमने एक बुखारी सिस्टम प्रपोज किया था, जो बायोगैस पे चलेगा और पूरे घर को वार्म रखेगा। तो उससे जब बायोगैस से चलेगा तो बिजली का कम इस्तेमाल होगा और उस हिसाब से एनर्जी कम यूज़ करते हुए सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सोलर डिकैथलॉन इंडिया चैलेंज अवार्ड का वितरण केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर सहित सभी भागीदार संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
साल भर चलने वाली ये एक व्यावहारिक नवाचार आधारित स्पर्धा है जो निर्माण और रियल एस्टेट उद्योग को छात्रों द्वारा विकसित नेट शून्य समाधानों को लागू करने की दिशा में ले जाती है। इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय युवाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील समुदायों के लिए अनुकूल भवन डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इस प्रयास से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को नवीन विचार मिल रहे हैं, साथ ही कम कार्बन भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहा है। भारत की आजादी के 75 साल में एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में पथ प्रदर्शक नवाचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत की लीडरशिप द्वारा देश को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पथ पर आगे बढ़ाने की सोच ने इस राह को और आसान कर दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हम ऐसे ही महत्वपूर्ण नवाचारों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े निर्णयों को याद कर रहे हैं। कोलकाता महानगर को एक त्वरित और सुरक्षित अंतरनगरीय परिवहन सेवा देने के उद्देश्य से 1972 में मेट्रो रेल की परियोजना पर काम शुरू हुआ और एक दशक के प्रयास के बाद 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो रेलवे का शुभारंभ किया गया और पहली मेट्रो रेल एस्प्लानेड से भवानीपुर के बीच चलाई गई। इसके बाद समय के साथ मेट्रो सेवा का विस्तार होता चला गया। साल 2002 में राजधानी दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरुआत की गई और आज देश के कई शहरों में मेट्रो रेल सेवा और परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपनी स्थापना से ही वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमताओं को स्थापित करता रहा है। इसी कड़ी में अप्रैल 1984 में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। राकेश शर्मा ने 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के बैकानूर से सोयुज T-11 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। इसके साथ ही वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय यात्री बन गए और अंतरिक्ष में अपना मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बन गया था। राकेश शर्मा ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन पर बिताए। भारत ने अंटार्कटिका के पहले अभियान की शुरुआत 1981 में की थी। इसके बाद 1983 में भारत अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर कर इस कार्यक्रम का 15वां सलाहकार सदस्य बन गया। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम एक बहुअनुशासनिक, बहुसंस्थागत नियंत्रित कार्यक्रम है जिसका कार्यान्वयन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में किया जा रहा है। 1983 में ही भारत के दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन को वैश्विक स्वीकृति मिली। इसके बाद 2012 में भारत ने अपना नया भारतीय स्टेशन स्थापित किया। इन अनुसंधान स्टेशनों पर भारत द्वारा वायुमंडलीय, जैविक, पृथ्वी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पिछले साल ही भारत ने अपना 41वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। भारतीय मूल के मशहूर भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार उन्हें विलियम ए फाउलर के साथ संयुक्त रूप से मिला था। डॉक्टर एस चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास में हुई। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि लेने तक उनके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके थे। उनमें से एक प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था, जो इतनी कम उम्र वाले व्यक्ति के लिए गौरव की बात थी। 24 वर्ष की कम उम्र में ही उन्होंने तारों के खत्म होने की अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा सुलझा ली थी। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं।
भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की शुरुआत 1982 में केरल के विधानसभा चुनाव से हुई। केरल के परवूर विधानसभा में पहली बार 50 बूथों पर ईवीएम द्वारा मतदान कराया गया था। इसके बाद 1998 में संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन कर ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया गया और 1999 से भारत के आम चुनावों में ईवीएम की एंट्री हो गई। ईवीएम के आने से चुनाव के नतीजे त्वरित हो गए। अब लगभग सभी तरह के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय शोधकर्ताओं ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके 5 साल तक की शेल्फ लाइफ वाला N95 मास्क विकसित किया है। नैनो ब्रीथ नामक इस मास्क को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, धोया जा सकता है। ये मास्क नॉन एलर्जिक और एंटी माइक्रोबियल है। यह मास्क विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना द्वारा समर्थित जेटासाइजर नैनो ZS सुविधा का उपयोग कर MIT विश्वविद्यालय हरियाणा और नेब्रास्का विश्वविद्यालय US के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। मास्क में 4 लेयर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म दिया गया है, जिसमें फिल्टर की बाहरी और पहली परत पर नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग होती है। दूसरी परत एक उच्च दक्षता के साथ कण अवशोषित करने वाला फिल्टर है। तीसरी परत 100 माइक्रोमीटर फिल्टर है और चौथी परत नमी अवशोषक फिल्टर है। कोविड-19 जैसे संक्रमणों के अलावा इसका इस्तेमाल विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों द्वारा भी किया जा सकता है। इस्तेमाल के स्थान की परिस्थितियों के मुताबिक इसके फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन को बदला जा सकता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिस्बन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से अलग ताजिकिस्तान गणराज्य के ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री श्री दलेर जुमा शोफाकिर के साथ द्विपक्षीय बैठक की और आपसी हितों के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने ग्लेशियर निगरानी और समझ तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए जल संसाधन अनुसंधान के बारे में चर्चा की। ताजिकिस्तान के मंत्री ने भारत से सतत विकास के लिए जल पर वैश्विक जल कार्रवाई और जलवायु प्रतिरोध के बारे में समर्थन करने का अनुरोध किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2020 में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर ताजिकिस्तान और भारत के अंतर सरकारी आयोग की 11वीं बैठक का भी उल्लेख किया, जिसमें अर्थव्यवस्था, व्यापार, वित्त, निवेश, निजी क्षेत्र, उद्योग और प्रौद्योगिकियों, परिवहन, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोगों के बारे में चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में यह साझेदारी और भी मजबूत होगी। बीते 30 जून को DST के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा प्रायोजित एक माह की वृत्तिका अनुसंधान इंटर्नशिप का समापन हो गया। इस मौके पर CSIR निस्पर में एक समारोह का आयोजन किया गया। वृत्तिका अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से अकादमिक प्रकाशन कौशल तैयार करने की योजना है। समारोह के दौरान 4 सप्ताह तक प्रशिक्षण पा चुके प्रतिभागियों ने इंटर्नशिप से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागियों को विज्ञान संचार की मूल बातें सीखने, अनुभवी कर्मचारियों के साथ बातचीत, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी व्याख्यान सुनने और हैंड ऑन एक्टिविटीज के साथ साथ विशेषज्ञों द्वारा किए गए लोकप्रिय विज्ञान लेखन को समझने का मौका दिया जाता है। इस मौके पर CSIR निस्पर के मुख्य वैज्ञानिक RS जयसोमू ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी करने के लिए बधाई दी। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, उन्नत भारत अभियान और विज्ञान भारती ने संयुक्त रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए CSIR प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए एक बड़ी पहल की है। इसी कड़ी में CSIR निस्पर, CSIR IHBT, UBA और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से पालमपुर में 29 और 30 जून 2022 को प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और नेटवर्किंग मीट का आयोजन किया गया। इस मीट का मुख्य उद्देश्य IHBT द्वारा विकसित ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना था, जो किसानों की आजीविका सृजन में मदद कर सकती हैं और व्यावसायिक अवसरों के विकास के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि कर सकती हैं।
बैठक में वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, जांचकर्ताओं, क्षेत्रीय समन्वय संस्थानों और उन्नत भारत अभियान SHG, FPO और ग्रामीण समुदायों के प्रतिभागी संस्थानों को एक मंच पर लाया गया ताकि अवसरों के साथ साथ प्रौद्योगिकियों के सफल इस्तेमाल में चुनौतियों पर चर्चा की जा सके। आज के हमारे अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।